गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोस्टेट के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि डायपोल के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे क्या होता है, और साथ ही साथ उनके टॉर्क के एप्लीकेशन को देख लेंगे, फिर उसके वर्क डन के एप्लीकेशन को देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉमरिकल पोर्सन से भी जाएँ तो मैक्सिमम चांस रहता है इसे बनने का, और ये समझने के बाद ये इजी टॉपिक हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। नहीं समझने के बाद तो टफ है ही, हर कुछ टफ है। तो हम सबसे पहले डायपोल मोमेंट के बारे में समझते हैं क्या होता है। कि डायपोल मोमेंट के बारे में आप नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं कि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक मेजरेबल क्वांटिटी, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। क्या मेजर करता है आपको बताते हैं कि एक प्लस चार्ज रहता है और दूसरा क्या रहता है बताओ, माइनस चार्ज रहता है, और उसके बीच का मान लो ये एक सिस्टम है और ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ लेंथ इसका क्या है बताओ एल, इसका क्या बताओ एल, तो ये टोटल लेंथ क्या है बताओ 2L। मतलब ये डायपोल मोमेंट है। मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और क्या रहना चाहिए बताओ, अपोजिट रहना चाहिए। जैसे देखो प्लस क्यू है, यहाँ क्या है बताओ माइनस क्यू, यहाँ प्लस 10 कूलम तो दूसरा क्या होना चाहिए माइनस 10 कूलम, प्लस 5 माइक्रो कूलम तो यहाँ क्या होना चाहिए माइनस 5 माइक्रो कूलम। मान लो इसका वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ कूलम, तो यहाँ क्या होना चाहिए बताओ -2 इंटू 10⁻³ कूलम। मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए बताओ नेगेटिव। मतलब एक प्लस क्यू तो दूसरा क्या माइनस क्यू, एक प्लस Q/2 दूसरा क्या होना चाहिए माइनस Q/2। इससे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए और दोनों के बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन डिस्टेंस रहना चाहिए। ये डायपोल मोमेंट जो वर्ड है ना, एक मेजरेबल क्वांटिटी है। वो क्या मेजर करता है देख लो। ये डायपोल मोमेंट को सबसे पहले देखो P से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या मेजर करता है, ये चार्ज इनटू ये टोटल लेंथ, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये बस इसी को मेजर करता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। डायपोल मोमेंट का सिंपल यदि डिफिनेशन का बात करें या फॉर्मूला का बात करें तो ऐसा समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, उसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं। यदि इसको बाय फार्मूला कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू होता है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू होता है चार्ज इनटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बताओ, चार्ज कोई भी ले सकते हैं, प्लस क्यू ले माइनस क्यू, उससे कोई मतलब नहीं है। टोटल लेंथ कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 2L हो जाएगा, ये 2L हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया बताओ, ये 2L हो गया। मतलब P इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2QL या 12Q। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ डायपोल मोमेंट का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, ये 2L। यदि न्यूमेरिकल आने के पीरियड में कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू यदि मतलब डायपोल मोमेंट का लेंथ यदि 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर आप L का वैल्यू नहीं लीजिएगा, आप ये टोटल 2L का वैल्यू लीजिएगा। ये मैक्सिमम बच्चे से गलती होता है, उनको लगता है कि डायपोल मोमेंट का जो लेंथ दिया हुआ है ना वो L का वैल्यू होता है, नहीं, वो टोटल 2L का वैल्यू होता है। समझ गए, ये गलती नहीं करना है तो और डबल हो जाएगा। फिर वो टोटल जो 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर रहेगा वो एक्चुअली 2L का वैल्यू होता है, उसको कैंसिल नहीं करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो 2L का ही वैल्यू रहता है। एक नॉमरिकल भी दे देंगे आपके लिए। और ये चार्ज आइदर चार्ज है, आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं, प्लस हो या माइनस, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। समझ गए, ये बेसिक सा डिफिनेशन होता है इसका डायपोल मोमेंट का। रट लेंगे, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है Q इंटू 2L। और इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मान लो इस प्लस Q और माइनस Q चार्ज दोनों को एक दूसरे के पास लाए, दोनों को पास लाए, तो उसका एक स्पेशल वर्ड दिया गया है कि मान लो इफ़ 2L का वैल्यू यदि शिफ्ट हो जाए जीरो की तरफ, मतलब ये सेपरेशन लास्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे बताओ, कॉल्ड आइडियल डायपोल। क्या बोलेंगे बताओ, आइडियल क्या बोलेंगे डायपोल। और इसको पॉइंट डायपोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, पॉइंट डायपोल। ये थोड़ा सा बस बेसिक सा फंडामेंटल पॉइंट मतलब प्रॉपर्टीज है इसका डायपोल मोमेंट के बारे में, इतना जानेंगे, इसके बाद हम आगे काम करते हैं। देखो इस पर फिर से मतलब इसको देख लेना है अच्छे से। डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन इनके आगे जो लिख के रखे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ। देख लो, अब समझो कि डायपोल मोमेंट का हम लोग यूज इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे करते हैं बच्चों। देखो हेडिंग क्या दिया हुआ है, हेडिंग क्या दिया हुआ है इसको समझो पहले। इस पोर्शन के बारे में नहीं सोचेंगे अभी, जो हमारे बॉडी से ढका हुआ उसको नहीं सोचेंगे, वो बात सबसे लास्ट टॉपिक वो पढ़ाएंगे। ये कैलकुलेशन वाले पार्ट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या लिखा हुआ है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले समझते हैं ये टॉर्क क्या होता है भाई। हम शायद पिछले लेक्चर में बोले थे टॉर्क और फोर्स दोनों एक ही चीज़ है, डिफरेंट इतना है कि फोर्स बॉडी में मूवमेंट देता है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ऐसे समझो कि जब पार्टिकल वन प्लेस से अदर प्लेस तक जाता है तो वो फोर्स का काम होता है,
लेकिन जब मान लो कोई बॉडी अपने एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगे, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये बॉडी है, ये रोटेट करने लगे फिक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे आपका गेट रोटेट करता है फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या कहलाता है बताओ? टॉर्क कहलाता है। जैसे फैन मान लो अपने एक फिक्स एक्सिस के अबाउट स्पेंडल के अबाउट रोटेट करता है, ये क्या कहलाता है बताओ? टॉर्क कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान देना है। फिर से बोल रहे हैं, टॉर्क क्या है बताओ? टॉर्क एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन वो अपने एक फिक्स पॉइंट के अबाउट वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। जैसे कोई फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, समझ गए? तो इसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करते हैं देख लो। ये टॉर्क डेवलप कैसे होता है, आप ऐसे समझो कि ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है बताओ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझो। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये मार्कर ही हमारा डायपोलमेंट है, प्लस क्यू है, और ये क्या है? माइनस क्यू है। समझो बात को। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? 12 है। यहाँ पर देखो, ये प्लस क्यू है और दूसरा क्या है बताओ? माइनस क्यू है। ये एल है, एल है, ये क्या है? 12 है। इसके बारे में पहले बता चुके हैं। अब मान लो इसी सिस्टम को जरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा कर देते हैं, देख लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़ा कर दिया, समझ गए? यहां पर मान लो इसी डायपोल मोमेंट को हम क्या कर रहे हैं? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो इसके क्या क्या फिनोमिनान आएंगे जरा उसको देखते हैं। मान लो हम इनिशियल कंडीशन में डायपोल मोमेंट को इस तरफ फेंके, यहां पर देखो, ये देखो ऐसे फेंके, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। ये हमारा क्या बताओ? इनिशियल कंडीशन। हम फेंक दिए डायपोल मोमेंट को, कहाँ फेंके? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंके। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि डायपोल मोमेंट भी एक चार्जेबल क्वांटिटी है। इसके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू है, देख लो, इसके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों है। और उनके बाद देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चार्जेबल स्पेस है, उसमें यदि कोई चार्ज पार्टिकल डालेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे या थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। ऐसा तो नहीं बोल दिया हम न्यूट्रॉन डाल रहे हैं, न्यूट्रॉन डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ? एक चार्जेबल एरिया है, चार्जेबल फील्ड है, वो इफेक्ट डालेगा ही नहीं। और उनका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। हम पहले वीडियो में कवर करवा चुके हैं आपको, ठीक है? अब सिंपली सी बात है कि यदि इस डायपोल मोमेंट को उठा के आप देखो इस तरह रखे हो तो इस तरह तो रहेगा नहीं। ये क्या होता है? ये दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को इस जगह, इस पोजीशन में नहीं रहने देता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट और डायपोल मोमेंट का इफेक्ट, दोनों के बीच में क्या होता है बताओ? अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे रिपल्सन फोर्स हो, या कुछ ना कुछ हो, एक इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग, एक टॉर्क डेवलप कर देता है। समझ गए? मतलब इसको इस पोजीशन में रहने नहीं देता है, वो क्या करता है? इसको ऐसे टिल्ट कर देता है। क्या करता है बताओ? टिल्ट कर देता है। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है बताओ? पॉजिटिव, और इधर क्या है बताओ? निगेटिव। और डायपोल मोमेंट का भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। या तो हो सकता है हम, अब ये तो डायरेक्शन फिक्स नहीं किए भाई कि ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे ही फेंके हैं, तो वो अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहेगा ना। तो वही अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए वो क्या होता है? अपने इनिशियल पोजीशन से क्या होता है? थोड़ा सा टिल्ट फील करके वो क्या होता है बताओ? रोटेट हो जाता है। और उसका फिगर देखो कंप्लीटली ऐसा बन जाता है, देखो ऐसा रोटेट कर जाता है, देखो ऐसा रोटेट कर जाता है, देख लो। अब डिसाइड करता है कौन चार्ज कहाँ रहेगा। आपको पता ना चाहिए कि जब ये इंड डायपोल मोमेंट का यहाँ के रुका, हमको मान लो नहीं पता है कौन चार्ज है डायपोल मोमेंट का, लेकिन ये तो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव इंड की तरफ यदि आके रुका है तो ये कौन चार्ज रहा होगा बताओ? नेगेटिव। ये क्या रहा होगा बताओ? नेगेटिव। और ये क्या रहा होगा बताओ? पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? अब इस पर दो तरह का फोर्स लग रहा होगा, देख लो। एक फोर्स लग रहा होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और एक कहाँ लग रहा होगा बताओ? अपोजिट में। ये हो गया आपका अलोंग वाला, ये क्या हो गया बताओ? अपोजिट वाला हो गया। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का वैल्यू देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ क्या बताओ? अपोजिट डायरेक्शन में। ये ध्यान देना। तो मेनली कितना टॉर्क डेवलप हुआ ये निकालने का हमको डेरिवेशन भी सीखना है अपने सिलेबस में। तो यहाँ यही सीख रहे हैं, देख लो अच्छे से, कि टॉर्क का बेसिक फार्मूला 11th क्लास में जो हम पढ़े हैं। देखो टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है बताओ? फोर्स इनटू क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर क्या होता है? डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैट के अनुसार बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है ना, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, Q इंटू ई। मतलब आज से और अभी से इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बोलेंगे बताओ, Q इंटू ई बोलेंगे। 11th में थे तो F इक्वल टू हमें बोलते ही थे, वो एक अलग बात है, लेकिन आज से क्या बोलेंगे बताओ, Q इंटू ई बोलेंगे, क्योंकि अब मास पार्टिकल के पास नहीं है, चार्ज है, समझ गए। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेलरेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर फोर्स क्या रखेंगे बताओ, QE। अब आई बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की, अब आई बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की। तो कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देख लो, ये डायपोलमेंट का ये सेंटर है, ये टोटल लेंथ बेटा ये क्या है बताओ, 2L है। ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, इससे इससे परपेंडिकुलर एंगल लग रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो थीटा है भाई, ये भी थीटा है, सब थीटा है। तो 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री का तो एंगल बन नहीं रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हो नहीं सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे ख्याल से ये होगा, देखो ये होगा, ये देख लो, ये होगा कि ना होगा बताओ। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक मेथड है, दूसरे मेथड से जाएंगे तो थोड़ा सा बहुत टफ हो जाएगा, बाय ट्रिगोनोमेट्री। तो हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंट मेथड, जो आपको सिखाए थे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम क्लास में भी सिखाए थे बहुत बार। तो क्या करेंगे, इसको इस लाइन को भी मिला देंगे, और ये थीटा देखो सब क्या है बताओ, ये थीटा क्या है, सब थीटा ही है। एक्चुअली ये सब पैरेलल लाइन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये थीटा तो सब थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा यहाँ पर। तो ये 2L है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा बताओ, 2L क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपको पहले से पता होगा कि जिस एक्सिस के साथ एंगल टच रहता है उसको कॉस थीटा लेते हैं, और वर्टिकली अपोजिट वाले क्या रहता है बताओ, साइन थीटा। तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट वाला है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा बताओ, 2L साइन थीटा, ये 2L साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा बताओ, 2L साइन थीटा। हमको पता चल गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये क्या है बताओ, तो ये 2L साइन थीटा है। अब देखो एक चीज, हम डायपोलमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बताओ, P इक्वल टू क्या पढ़े बताओ, 2L पढ़े हैं ना। शायद इसमें कुछ टर्म दिख रहा है हमको, देखो यहाँ पर ये 2L है और यहाँ पर क्या है बताओ, Q है। तो क्या करेंगे, 2L और Q को क्या लिख सकते हैं बताओ, PE साइन थीटा। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया आज से और अभी से, क्या हो गया बताओ, PE साइन थीटा, टॉर्क का ये फॉर्मूला हो गया। यदि हमको पूछेगा कि यदि किसी डायपोल मोमेंट को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं तो उस पर कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, टॉर्क इक्वल टू क्या बोलेंगे, PE साइन थीटा, वेयर P क्या है बताओ, डायपोल मोमेंट का वैल्यू है। कैसे निकालेंगे, तो 2L से निकाल लेंगे। E क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साइन थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। ये नॉर्मल बात है कि यहाँ पर यदि हमको बोलेगा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या होगा आपका, मैक्सिमम, है कि साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क भी उसी पे मैक्सिमम होगा। यदि थीटा का वैल्यू 0 और 180 बोले तो वहाँ टॉर्क क्या होगा बताओ, मिनिमम। क्या होगा बताओ, मिनिमम। ये मेनली दोनों याद रखना है, समझ गए। अब सिचुएशन यहाँ रुकती नहीं है, ये कंप्लीट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डायपोल मोमेंट के बारे में बताएं। डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट एक मेजरेबल क्वांटिटी है जो चार्ज और टोटल लेंथ को मेजर करता है, और कुछ नहीं है वो। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता दिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसके टोटल लेंथ को हम 2L से इंडिकेट करते हैं। उनके बाद हम पढ़ाएं आपको टॉर्क। टॉर्क कब डेवलप होता है कि जब एक डायपोल मोमेंट को, मान लो ये मार्कर डायपोल मोमेंट है, इसको उठा के किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ऐसे, ये मान लो ये ऐसे रखे यहाँ, तो ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने के लिए वो क्या करेगा, टिल्ट हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डेवलप करेगा, उसी को यहाँ टॉर्क बोलते हैं। और वो टॉर्क निकालने का जनरल फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए, कैसे कैसे सिखाए देख लीजिए। आपको टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट किए कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स का वैल्यू यहाँ से सिखाए, ये याद रखना जरूरी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होता है, 11th क्लास का मैकेनिक्स वाला पोर्सन, वेक्टर वाला पोर्सन, वो सिखा दिए कि कैसे कैसे होता है। फिर देखो 2L और Q को P लिखे, पहले बता चुके हैं, ये याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब कहानी रुकती नहीं है। यदि आपको इस जगह पूछ दे कि आखिर ये जो डायपोल मोमेंट, ये जो यहाँ से ये जो रोटेट होके जो यहाँ आया, आखिर यहाँ से यहाँ तक होने में, मतलब θ1 से θ2 होने में आखिर टोटल कितना वर्क लिया होगा, कितना वर्क कंज्यूम किया होगा डायपोल मोमेंट। भाई फ्री में तो काम किया नहीं होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा ना। तो उसी वर्क को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, समझ गए। उसी वर्क को क्या करेंगे, निकालने के लिए सीखेंगे। और वही वर्क निकालने के लिए सीखेंगे, उसका डेरिवेशन तो नहीं किए हैं लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं। बस रिजल्ट याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट देख लीजिए। यहाँ पर
एक बात देखिए, रिजल्ट इसका कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, वर्क डन ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप वर्क डन निकालने के लिए सीख रहे हैं, कितना आपका वर्क डन आएगा वो निकालने के लिए सीख रहे हैं। आप देखिए इस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रोटेट होता है, बताओ। θ1 से कहाँ तक होता है, θ2 तक होता है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होगा θ1 से θ2। रेगुलर होता है, ऐसा थोड़ी है डायपोल मोमेंट कहीं रेस्ट आके, मतलब ऐसे ऐसे यदि प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, रुकता नहीं है वो, ऐसे आके रुक के फिर चलना स्टार्ट नहीं होता है, वो रेगुलर होता है, मतलब कंटिन्यूअस फिनोमेनन है। कंटिन्यूअस फिनोमेनन को डील करने के लिए क्या करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन करते हैं। बताएं भी, क्लास में बहुत बार बताएं ये सब, कब डिफरेंशिएशन करते हैं, कब इंटीग्रेशन करते हैं, कब कैसे क्या सॉल्व करना चाहिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनडिफिनिट को कैसे सॉल्व करते हैं, सब बताएं। कब कांस्टेंट यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सब बताएं, कि टर्म बताएं। तो ये चीज़ रिवाइज नहीं करवाएंगे अभी। यहाँ पर देखिए वर्डन का फॉर्मूला क्या बताओ, θ1 से θ2, पी साइन थीटा है, डी थीटा है। इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए पी कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर निकल जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा। एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक बार हायर लिमिट पुट करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ आपका आ जाएगा। पी ई कॉस θ1 माइनस क्या आएगा बताओ बच्चों, कॉस θ2। ये वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हुआ, वर्क डन, समझ गए। रोटेटिंग डायपोल का वर्क डन हुआ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इनके स्पेशल केस का यदि बात करते हैं तो देख लीजिए, θ1 यदि 90 डिग्री रहे और θ2 थीटा रहे तो यहाँ cos 90 रख देंगे। cos 90 की वैल्यू क्या होता है, जीरो, और जीरो माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। देख लो ये माइनस यहाँ आ गया, मतलब ये इनका स्पेशल केस हो गया भाई, समझ गए। वर्क डन निकालने का माइनस पी कॉस थीटा, ये एक स्पेशल केस हो गया। इसी में हमको एक बात बताइए आप, यदि थीटा का वैल्यू जीरो रखते हैं तो वर्क डन क्या आएगा बताओ, कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस पी। यदि थीटा का वैल्यू 90 रखते हैं तो इसका तो कहानी ही खत्म हो जाएगा, क्या कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है जीरो, ये कहानी खत्म हो जाएगा। यदि थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं बताओ 180 रखते हैं तो यहाँ पर देखो cos 180 डिग्री वैल्यू क्या होता है -1, और फॉर्मूला में पहले से माइनस है, बताओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, पीई, मतलब ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, और ये तो जीरो है। आप एक अलग केस आज फील कर रहे हैं। जनरली जब फिजिक्स के किसी फार्मूला में कॉस थीटा आता है बच्चों, तो 0 डिग्री पर वो मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पर जीरो होता है, और 180 पे क्या होता है बताओ, मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, वर्डन के टर्म में आप देख लीजिए, ये जो रोटेटिंग डायपोल मोमेंट का आपका आया है माइनस पी कॉस थीटा, यदि यहाँ पर कॉस थीटा को देख कर यदि हम 0 डिग्री वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 डिग्री पर यहाँ क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। बताओ, मतलब जहां हर केस में पूरा फिजिक्स में मैक्सिमम आता था, आज वो इस केस में क्या आ रहा है बताओ, मिनिमम आ रहा है, मिनिमम। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये अपोजिट केस है। उसके बाद 90 पे तो जीरो है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। 180 पे मिनिमम आना चाहिए, लेकिन यहाँ इस केस में क्या आ रहा है बताओ, मैक्सिमम आ रहा है। अब इतना सारे बात को मतलब माइंड में रिकैप करना है, काफ़ी है। हर टॉपिक को इसमें कवर किया है, कुछ नहीं छोड़ा है, एक भी थ्योरी इसमें नहीं छोड़ा है, मतलब जितना भी है फिर इस पर प्रैक्टिस करते रहिए आप। ये थ्योरेटिकल पोर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉमेरिकल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, समझ गए। प्रॉपर इसको रिवाइज करते रहिए। क्लास में इनके बाद क्लास आपके पास एक बहुत अच्छे क्लास नोट्स है हमारे द्वारा लिखे हुए, उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। नॉमेरिकल तो इतना बताया गया हमारे द्वारा कि क्या बताएं, मतलब कुछ नॉमेरिकल को यहाँ भी डाल देंगे प्रॉपर रिविजन के लिए, लेकिन मेनली मतलब बेस्ट कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के लिए ये हम टाइम दे रहे हैं आपके लिए, कि बार बार इसको एग्जाम के नज़दीक में या बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बार बार हमसे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको। बस थैंक यू, करते रहिए इसको अच्छे से रिवाइज, फिर नेक्स्ट लेक्चर और किसी टॉपिक का डाल देंगे, ठीक है।